वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्टिंग सेमेस्टर 5 के बारे में। ये रेगुलर एटीकेटी स्टूडेंट दोनों के लिए और आइडॉल को भी ये सेम एमसीक्यू फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग में कवर किया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने इसके पहले के वीडियो में किए थे। अब हम लोग 41 से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कौन सा इसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टोर लेजर विल बी द करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। 42nd, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी जब हम मटेरियल इशू करते मटेरियल डिपार्टमेंट को, तो साथ में हमें क्या इशू करना होता है? तो यहाँ पर हमें इशू करना होता है स्टोर्स क्रेडिट नोट, क्योंकि स्टोर से हमारा माल जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इसलिए हमें स्टोर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। 43, द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन एबीसी एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। यानी एबीसी एनालिसिस करते समय हमारे पास जो आइटम्स होते हैं उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? तो पहला इसमें आएगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू, सेकंड कंजम्पशन वैल्यू एंड थर्ड क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल कंज्यूम। ये तीनों तरीके से हम क्या करते हैं? उसे एबीसी एनालिसिस में क्लासिफिकेशन करने का काम करते हैं। Question number 44. The storekeeper should initiate a purchase requisition when stock reaches. यानी एक स्टोर कीपर को ऑर्डर या परचेस रिक्विजिशन कब करना चाहिए? तो उसे तब करना चाहिए जब उसका स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल को क्रॉस हो जाए या रीच हो जाए। यानी जब रीऑर्डर लेवल को वो टच हो जाएगा तब उसे स्टॉक या परचेस रिक्विजिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा रीऑर्डर लेवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, which of the following material loses should be transferred to costing profit and loss account। यानी जब ऐसा कौन सा मटेरियल होगा जब इसके लूज होने पर हम उसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं? तो इसका सिंपल एग्जांपल, इसका सिंपल आंसर आपके लिए होगा लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल। जब हम मटेरियल को प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं करेंगे और उसकी वजह से हमें किसी तरीके का लॉस हो गया तो हम उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते हैं। क्लियर? Next question, a written request to the supplier for specified goods at an agreed upon price is called। यानी एक सप्लायर को हम रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, तो उसे हम कहते हैं परचेस ऑर्डर। क्या कहते हैं हम लोग? परचेस ऑर्डर। नेक्स्ट, the cost of the goods acquired from supplier including incoming freight और transportation cost। यानी अगर हमने किसी तरीके का माल खरीदा है, गुड्स अक्वायर्ड किया है सप्लायर से, तो उस पर आने वाला फ्राइट, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या कहा जाएगा? तो इसको हम कहते हैं परचेसिंग कॉस्ट, क्योंकि हमने माल खरीदा है। अक्वायर्ड क्या है? नहीं खरीदा है। तो अगर हमने माल खरीदा है तो वो परचेसिंग कॉस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट, question number 48, the cost of preparing, issuing and placing purchase order plus receiving and inspecting the items included in order is dash। तो इसका मतलब जब हम लोग माल खरीदते हैं, जब हम किसी भी तरीके का परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं, उसे इशू करते हैं और हम उसकी परचेज ऑर्डर की प्लेसमेंट करते हैं, उसके साथ साथ हमें किसी तरीके का इंस्पेक्शन या आइटम्स इंक्लूड होता है उस ऑर्डर में, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो वो सारी चीज़ें, परचेसिंग के लिए किया जाने वाला सारा खर्चा परचेसिंग कॉस्ट के अंदर आ जाने वाला है। नेक्स्ट, the cost of the result when a company hold an inventory of goods for sale। यानी जब कोई कंपनी इन्वेंट्री ऑफ गुड्स यानी गुड्स की इन्वेंट्री को सेल करने के लिए खर्चा उठाती है, यानी कोई भी कंपनी जब माल बेचने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए खर्चा उठाती है, तो उस पर्टिकुलर को कहा जाएगा कैरिंग कॉस्ट। यानी उस तरीके की कॉस्ट को हम लोग कहेंगे कैरिंग कॉस्ट। क्या कहेंगे हम लोग? कैरिंग कॉस्ट कहेंगे। क्लियर? हम लोग उसे कहेंगे कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ स्टोरेज एंड आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच कॉस्ट कैटेगरी। यानी जब हम स्टोरेज से रिलेटेड किसी कॉस्ट को एसोसिएट करते हैं कॉस्ट कैटेगरी में, तो उसे कहा जाएगा कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि उसे प्रिजर्व करने का खर्चा हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, 51, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर विल डैश। यानी अगर हमने इन्वेंट्री ऑर्डर के साइज को बढ़ा दिया, इन्वेंट्री ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स को भी हम अगर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद
Next, question number 52. If there is an increase in the size of inventory order, total annual carrying cost will dash. यानी अगर इन्वेंट्री ऑर्डर बढ़ता है तो बट ऑब्वियस आपका कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. यानी अगर आपने माल मंगाया, माल मंगाने की कैपेसिटी बढ़ गई तो उसका स्टोरेज का खर्चा भी बढ़ जाएगा. इसी को कहते हैं कैरिंग कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 53. कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ डैश. तो अगर हम कंटिन्यूसली स्टॉक मंगाते हैं, लगातार स्टॉक मंगाते जाते हैं, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर हमारे पास प्रोडक्ट आता रहता है, तो उसको हम कहेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री. क्या कहेंगे हम लोग? परपेचुअल इन्वेंटरी. नेक्स्ट, मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंट्रोल ओवर. यानी मटेरियल को कंट्रोल करने का मेन कंट्रोल किसके ऊपर होता है? तो बेटा इसका मेन कंट्रोल होता है परचेज, स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल. जब हम मटेरियल कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका मतलब हम अपने मटेरियल के परचेजिंग, स्टोरेज और इश्यू पर कंट्रोल करना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 55. मटेरियल रिक्विजिशन इज मीन्ड फॉर. मटेरियल रिक्विजिशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? तो मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है जब हम किसी भी तरीके का मटेरियल सप्लाई करते हैं स्टोर से. कहाँ से करते हैं? स्टोर से. जब हम किसी भी तरीके का मटेरियल स्टोर से सप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 56. फीफो का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फीफो के जगह पे लीफो बोला तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन 57. मटेरियल इज इशूड बाय स्टोर कीपर अगेंस्ट. मटेरियल जो स्टोर कीपर इशू करता है वो किसके अगेंस्ट में करता है? तो सर यहाँ पर वो करता है मटेरियल रिक्विजिशन के अगेंस्ट में, मटेरियल रिक्विजिशन के अगेंस्ट में. नेक्स्ट, EOQ स्टैंड्स फॉर. EOQ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. नेक्स्ट 59. द डॉक्यूमेंट विच प्रिपेयर्ड आफ्टर रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल. ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जब हम लोग मटेरियल लेने के बाद समय या उसको इंस्पेक्ट करने के टाइम पे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट. सीधी बात है, नाम से पता चला गुड्स अगर हमें मिला, हमने उसको इंस्पेक्ट किया कि भाई कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट इशू करेंगे. नेक्स्ट 60. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान्स ऑफ वेज पेमेंट वेजेस ऑन टाइम बेसिस इज नॉट गारंटीड. यानी ऐसा कौन सा वेजेस पेमेंट वाला पार्ट है जिसके अंदर टाइम को तवज्जो नहीं दिया जाता? तो यहाँ पर होता है वो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ये इकलौता ऐसा है जिसके अंदर आप वेज पेमेंट के लिए टाइम को तवज्जो नहीं देते. यहाँ पर उसकी गारंटी नहीं है कि आप टाइम को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 61. अंडर द हाई वेज प्लान अ वर्कर पेड इज डैश. यानी जब हाई वेज प्लान की बात करते हैं तो वर्कर को कैसे पे किया जाता है? तो यहाँ पर एट अ टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट. यानी यहाँ पर जो रेट दिया जाएगा वो यूजुअल यानी नॉर्मल रेट से ज़्यादा होता है. नाम ही है हाई वेज प्लान. हाई वेज प्लान मतलब आपकी जो एक्चुअल वेजेस रेट है उससे आपको ज़्यादा दिया जा रहा है. सीधी बात है, नाम से ही हमें पता चलता है. Next 62. Which of the following method of wage payment is most suitable where quality and accuracy of work is primary importance. यानी ऐसा कौन सा वेज पेमेंट का मेथड हमें अडॉप्ट करना चाहिए, सुटेबल होता है जब हम क्वालिटी और एक्यूरेसी की बात करते हैं काम पर प्राइमरी इंपॉर्टेंस के तहत. यानी ऐसा कौन सा मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे लिए होना चाहिए हमेशा टाइम रेट सिस्टम, क्योंकि वर्कर जितना काम करेगा उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे बेटा? जज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 63. कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज. यानी हम जब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम निकलता है उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे? यानी हमारे पास जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम प्रोडक्शन सप्लाई हमारा चलेगा नहीं. तो ऐसे टाइम पर जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है उसको हम कहाँ डालेंगे? तो ऐसे टाइम में जो भी हमें लॉस होता है उसको डालेंगे हम चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कहाँ डालेंगे? चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 64. When overtime is required for meeting urgent order, overtime premium should be dash.
क्या होगा, यानी जब ओवर समझ लीजिए अर्जेंट बेसिस पर वर्कर से ओवर टाइम कराया जा रहा है तो ओवर टाइम का जो प्रीमियम वैल्यू वो कैसे होगा, तो ये ओवर टाइम का जो प्रीमियम वैल्यू वो ओवरहेड कॉस्ट पर चार्ज किया जाएगा। ओवरहेड कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट पर चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाय, वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाय, वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाय टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाय पेरोल डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? पेरोल डिपार्टमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट 66, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय, टाइम और मोशन स्टडी कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो टाइम और मोशन स्टडी जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, टाइम और मोशन डिपार्टमेंट जो है वो कौन कंडक्ट करता है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। नेक्स्ट 67, लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग, लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग। तो लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे कंपेयर किया जाता है, वो एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, यानी एक्चुअल टाइम विथ स्टैंडर्ड टाइम, टोटल आउटपुट विथ टोटल मैन आवर्स, एडेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विथ टोटल वेज कॉस्ट। तो कैसे? तीनों, यानी जब लेबर प्रोडक्टिविटी की बात आएगी तो एक्चुअल टाइम को भी लेने का, स्टैंडर्ड टाइम को भी लेके, उसका टोटल आउटपुट कितना आएगा, फिर कितने लोगों ने कितने घंटे काम किया, उसके ऊपर जो भी वेजेस कॉस्ट होगा सब ऐड अप करने के बाद ही लेबर प्रोडक्टिविटी आपको पता चलेगी। नेक्स्ट 68, लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय। तो लेबर टर्नओवर कैसे मेजर करते हैं, तो लेबर टर्नओवर मेजर करने के लिए जितने वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है। नेक्स्ट 69, लेबर टर्नओवर इज, लेबर टर्नओवर इज, लेबर टर्नओवर क्या होता है, तो लेबर टर्नओवर चेंज इन लेबर फोर्स, लेबर टर्नओवर मतलब कितने लेबर्स चेंज हो गए, चेंज इन लेबर फोर्स। नेक्स्ट 70, टाइम स्टडी इज फॉर, टाइम स्टडी इज फॉर डैश, किसके लिए, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब होता है टाइम स्पेंट बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क। आइडल टाइम मतलब जितना टाइम उन्होंने वे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अदर देन प्रोडक्शन किया है उसे हम आइडल टाइम कहेंगे। मतलब जितने टाइम उन्होंने काम नहीं किया है, वो काम ड्यूटी पर होते हुए उतने टाइम उन्होंने काम नहीं किया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चाहे इलेक्ट्रिसिटी इशू हो या मशीन्स लॉकडाउन हो गई हो या मशीन्स काम करना बंद हो गई, ये इस वजह से जो ड्यूटी पर होते हुए भी उन्होंने काम नहीं किया, तो उस सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, आइडल टाइम कहेंगे। क्लियर। उसके बाद ओवर टाइम इज, ओवर टाइम इज, तो ओवर टाइम का मतलब होता है एक्चुअल आर बीइंग मोर देन नॉर्मल टाइम। जब नॉर्मल टाइम से हम ज़्यादा काम करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ओवर टाइम। क्या कहते हैं हम लोग, ओवर टाइम। उसके बाद टाइम कीपिंग रिफर्स टू, टाइम कीपिंग रिफर्स टू, टाइम कीपिंग रिफर्स टू का मतलब क्या होता है, जब टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन द फैक्ट्री। टाइम कीपिंग रिफर्स मतलब जितना टाइम वर्कर्स ने फैक्ट्री पे स्पेंड किया उसको। नेक्स्ट टाइम बुकिंग रिफर्स टू, टाइम बुकिंग रिफर्स टू, तो टाइम बुकिंग का मतलब होता है टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब। कीपिंग में क्या था, वर्कर इन देयर फैक्ट्री, बुकिंग में क्या था, इन देयर जॉब। क्लियर। 75 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम एंड जॉब टाइम, यानी अटेंडेंस टाइम और जॉब टाइम दोनों में अगर डिफरेंस, इसका मतलब आपने जो बीच में जो टाइम आपका खराब हुआ है ड्यू टू एनी रीजन, उसको हम क्या कहेंगे, आइडल टाइम। क्या कहेंगे हम लोग, आइडल टाइम। नेक्स्ट पीस वर्कर आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ, पीस वर्कर आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, आउटपुट प्रोड्यूस्ड। क्लियर। उसके बाद टाइम वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ, टाइम वेजेस हम कैसे पे करते हैं, तो टाइम वेजेस हम पे करते हैं एक्चुअल टाइम पर। कैसे पे करते हैं, एक्चुअल टाइम पर। उसके बाद 78 डिफरेंशियल पीस वेजेस मीन्स, डिफरेंशियल पीस वेजेस मीन्स, डिफरेंशियल पीस वेजेस मीन्स का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंशियल पीस वेजेस रेट का मतलब होता है जब हम लोग अपने अपने डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट वेजेस को क्या करते हैं, पे करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर अंडर सेपरेशन मेथड, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर कब करते हैं सेपरेशन मेथड के अंदर, जब ओनली द नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर, मतलब जब एम्प्लॉय काम छोड़कर या ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाते हैं उसको, वो टाइम पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं।
नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, द कॉस्ट विच इज इनकर टू प्रिवेंट द लेबर टर्नओवर। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिवेंटिव, क्योंकि यहाँ पे प्रिवेंट कहा गया है, प्रिवेंट टू लेबर टर्नओवर, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव कॉस्ट का आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन देख लिया, इसके पहले की वीडियो में 40 देखे थे, आज 40 देख लिया। इसके आगे के क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी चीज़ें करोगे तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन शुरू तो हो जाएगी। एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन बैंक मेरे पास आ रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको वो सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक्सप्लेन करके दूँ, तो आपको आइडिया मिलेगी कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।